How did you start this journey to only Ayurveda? I didn't planned it actually, बट ये इवेंचुअली अपने आप ही हुआ है. इनफर्टिलिटी की जब आप बात करते हैं, इट्स अ वेरी फिजिकल एंड इमोशनल ड्रेनिंग सब्जेक्ट, राइट? तो आपको जब ये पता लगा दैट आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ सोल्यूशन टू इट, हाउ डिड यू डील विद इट? आयुर्वेदा स्ट्रीम को भी जब भी उन्होंने चूज किया है, वो सब जगह से थक हार के परेशान होके ही आता है. तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहा हूँ. जब भी कोई पेशेंट स्ट्रेस में होता है, एंशियस होता है, बहुत इमोशनल होता है, तो उसके बॉडी में सबसे पहले जो चेंज होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस. और जैसे ही हार्मोनल का इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है वो इम्पैक्ट होता है. आपको अगर आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ में कोई भी चेंजेस दिख रहा है तो आप मेडिकल एडवाइस तो सीख कर सकते हैं ना, आप मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं. बॉडी हीट का क्या रेलेवेंस होता है व्हेन इट कम्स टू द सेम फील्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्शन? फीमेल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको देखूं तो बॉडी हीट की ज़रूरत सिर्फ ओव्यूलेशन प्रोसेस के टाइम पे है. जो भी पेशेंट है हीट फर्नेंस में या कोई ऐसी जगह काम करते हैं ना जब कंटिन्यूअस हीट रहता है, उनको फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं. IVF. तो IVF शुड बी द लास्ट ऑप्शन. एक पेशेंट थी 2015, 16, 17, 2019 में वो फिर से कंसीव करी थी, बट ब्लाइटेड ओवम 3 साइकिल उनकी उत्तरवस्ती की हुई थी. आफ्टर देन शी कंसीव. हर साल हजारों पेरेंट्स मदरहुड और फादरहुड का सपना लेकर क्लिनिक्स के चक्कर लगाते हैं, पर क्या प्रेगनेंसी सिर्फ ट्रीटमेंट से होती है या हीलिंग से भी? तो आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो IVF से पहले नेचुरल फर्टिलिटी को रिवाइव करने में बिलीव करती हैं. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मुक्ता टू माइक पे मिलेंगे, जहां पर साइंस भी है, होप भी है और उनका आयुर्वेदा का मैजिक भी. So let's dive into the conversation and get brilliant insights from her. Hello ma'am, welcome to the show. हेलो, हाउ आर यू? So ma'am, I'm really honored कि आप टाइम निकाल के यहाँ आए. तो I'm very excited to have this conversation with you as this topic is so sensitive. So my first question to you ma'am is that why Ayurveda? How did you start this journey to only Ayurveda? एक्चुअली इसका आंसर अगर मैं आपको दूं तो जेन्युइन आंसर ये होगा कि आई डिडंट चूज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा चूज मी एक्चुअली. Okay. तो इट वाज बैक इन 2009 जब जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, बायो स्ट्रीम से स्टूडेंट्स होते हैं, जी. उनके दिमाग में यही सपना होता है कि हाँ ठीक है, हमें MBBS के डॉक्टर बनना है, ठीक है. Right. एंड दैट ईयर सेम मैंने भी एग्जाम्स वगैरह दिए थे, बट 8 मार्क्स से मेरा रह गया था. 8 Okay. मार्क्स से. एंड मुझे डेंटल का फील्ड मिल रहा था विच आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन. तो सम ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि आप ना BAMS का एक बार एग्जाम देकर देखो, एंड उसमें मैं क्वालिफाई हो गई. तो आई डिडंट प्लान्ड इट एक्चुअली, बट ये इवेंचुअली अपने आप ही हुआ है. तो यस, आयुर्वेदा को तो मैंने ऐसे ही चूज़ किया. बट हाँ, जब मैंने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसके बाद ना मैंने काफ़ी सारे गायनी पेशेंट्स ऐसे देखे थे अपने प्रैक्टिस लाइफ में. सिर्फ मेडिसिन से ही उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता था, मतलब विद इन 1-2 मंथ्स में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे. फिर उसके बाद ना एक टाइम था 2020-21 अराउंड, है ना. तो मेरे फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे, बहुत क्लोज फैमिली में ऐसे मेंबर्स हैं जो फर्टिलिटी इश्यूज से उनको प्रॉब्लम्स थी, लाइक बहुत ज़्यादा मिसकैरेज हो रहे हैं या फाइब्रॉइड के पेशेंट है या ऐसे टाइप के. तो मुझे लगा कि जब मेरे फैमिली में ही इतना प्रिवलेंस है तो सोसाइटी में या बाकी जगह पे कितना होगा. एंड व्हेन आयुर्वेद कैन एक्चुअली हेल्प इन दिस केस, तो व्हाई नॉट चूज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एज अ फील्ड. राइट. सो मैम, इनफर्टिलिटी की जब आप बात करते हैं, इट्स अ वेरी फिजिकल एंड इमोशनल ड्रेनिंग सब्जेक्ट, राइट? तो आपको जब ये पता लगा दैट आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ सोल्यूशन टू इट, हाउ डिड यू डील विद इट? मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हाँ. वो एक्चुअली इमोशनली ड्रेन्ड रहते हैं. हाँ जी. फिजिकली तो यस, अगर उनको इनफर्टिलिटी का केस है तो फिजिकली तो उनके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता ही है. बट चूंकि मेरे पास जब भी पेशेंट आए हैं या आयुर्वेदा स्ट्रीम को भी जब भी उन्होंने चूज किया है, वो सब जगह से थक हार के परेशान होके ही आते हैं. ऐसा कभी हुआ है कि लोग जब आपके पास आते हैं उन्हें खुद नहीं पता था कि आयुर्वेदा में भी इसका सोल्यूशन है? हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं. बहुत से होते हैं. उन्हें नहीं पता होता है. एक उनके दिमाग में ये होता है कि ठीक है,
लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, लास्ट ऑप्शन, जब कुछ नहीं हो रहा, ओके ट्राई, लेट्स ट्राई दिस, ऐसा भी केसेस हुए हैं। तो ठीक है, हाँ होते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हुए हैं जो इमोशनली ड्रेन्ड अप रहते हैं, और मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो सिर्फ बोलते हैं, हाफ एन आवर तक वो अपनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, अपना पूरा इमोशनल वेंट आउट करते हैं। उनके अंदर इतना कुछ होता है बोलने के लिए, इमोशनल लेवल पे एंशियस बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, इवन ये प्रॉब्लम ही इनफर्टिलिटी ऐसी है ना कि इवन जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक बोलना चाहिए मैरिटल हार्मनी होनी चाहिए, वो भी अफेक्ट हो जाती है काफ़ी। और जैसा इंडिया में इसका एक माइंडसेट है, आई थिंक अगर एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को लोग आज जो क्वांटिफाई करते हैं इज बिकॉज ऑफ हाउ इफ दे कैन हैव अ चाइल्ड और नॉट, विच इज रॉन्ग। बट आप इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में, हाउ डज इट फील टू हैव दैट? अच्छा लगता है, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, मी बीइंग अ मॉम myself, ठीक है, तो आई नो हाउ इट फील्स। और यस, मानती हूँ कि शादी में ये उतना इम्पोर्टेंट रखना नहीं चाहिए, वो हम सब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो हर लेडी करना चाहती है इसको आफ्टर बीइंग इन अ मैरिज फ्यू ईयर्स एक्चुअली, तो हाँ वो एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो मैम जैसे आपने अभी पेशेंट्स की बात करी है ना, तो अब ये तो हो गई कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इस फील्ड में आयुर्वेदा इज ऑल्सो हैविंग सॉल्यूशंस। क्या ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान है कि आयुर्वेदा में सॉल्यूशन है लेकिन वो मिसगाइडेड है? एक्चुअली तो मेरे पास ऐसे जितने भी पेशेंट होते हैं, ज्ञान ही नहीं है उनको इस बात का, अवेयरनेस नहीं है। फैक्चुअल बात यही है कि उन्हें नहीं पता आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी के सॉल्यूशंस हैं। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जब मैं बताती हूँ ना, तो वो आधे से ज़्यादा चीज़ों में तो सरप्राइज रहते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यस मैम, जब आई वॉज रिसर्चिंग ऑन यू एंड अदर पीपल इन द सेम फील्ड, हम हमेशा इनफर्टिलिटी इश्यूज को मेजॉरिटी तरीके से वुमेन से एसोसिएट कर लेते हैं, और काफ़ी पेशेंट्स आपके पास आए भी होंगे। सो व्हाट अबाउट मेन? इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आपके पास, हैव मेन अप्रोच्ड यू विद दिस प्रॉब्लम? हाँ, एक्चुअली मेरे हिसाब से जो इनफर्टिलिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का प्रॉब्लम नहीं है, नॉट जेंडर बेस्ड नहीं है, इट्स अ कपल इशू, राइट? उतना फीमेल पार्टनर का हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेल पार्टनर का भी इम्पोर्टेंस है। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ डिफरेंस देखती हूँ कि जैसे सपोज कोई वुमेन है, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इनिशियल स्टेज पे उसे इग्नोर करती हैं कि ठीक है, इट्स फाइन, अगर कोई प्रॉब्लम है ये तो होता है, चलता है, इट्स फाइन, ऐसा टाइप का उनका मेंटेलिटी ही उनका ऐसा है, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से ही हुई है। बट मेंस ऑन द अदर हैंड, अगर उन्हें कुछ भी इशू होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेडिकल हेल्प भी सीख करते हैं। क्योंकि इनफर्टिलिटी इन मेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ईगो. It's a very sensitive thing when it comes to males, and I don't know why is that. नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसा मैं बोलूँगी कि अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। करेक्ट, ठीक है, बिकॉज क्या होता है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेन को क्या होता है, जैसे ही इनफर्टिलिटी इश्यूज, मतलब इनफर्टिलिटी तो मैं बहुत बड़ा टर्म्स बोल रही हूँ, अगर उन्हें कुछ भी सेक्सुअल इशू आता है तो वो उन्हें पता चलता है, वो उन्हें एड्रेस करते हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको मेडिकल हेल्प के लिए जाते हैं। फीमेल्स ऑन द अदर हैंड, अगर उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती हैं, दे इग्नोर इट, सेइंग कि इट्स ओके, इट्स हो गया, इट्स। सो मैम, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आज के प्रेवलेंट इश्यूज की। कहते हैं कि स्ट्रेस फर्टिलिटी के इश्यूज से रिलेटेड सबसे बड़ा कारण होता है, दैट यू नो इट इम्पैक्ट्स every sense of your health, also fertility is another important angle. So what do you say about that? स्ट्रेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, बिकॉज जब भी कोई पेशेंट स्ट्रेस में होता है, एंशियस होता है, बहुत इमोशनल होता है, तो उसके बॉडी में सबसे पहले जो चेंज होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, दिस इज फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट थिंग। हाँ, जो भी हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं वो सबसे पहले होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हार्मोनल का इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, आपका ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है वो इम्पैक्ट होता है, बिकॉज
ओव्यूलेशन प्रोसेस, मतलब जो भी चीज़ें आपके ओवरी में हो रही है वो सारी चीज़ें डायरेक्टली हार्मोन्स के उससे ही कंट्रोल होती है, हार्मोन से ही कंट्रोल होती है। करेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही ओव्यूलेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आई, मान लो ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं हुआ, पहले हो गया, बाद में हो गया, या जैसा भी, उसके वजह से फिर क्या होता है कि इनफर्टिलिटी के एक मेजर कॉज होता है उसमें, जब भी हम किसी पेशेंट को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा सबसे प्राइम जो एफर्ट होता है वो यही होता है कि पेशेंट अपना सारा का सारा डीप सीटेड जो भी उनके इमोशंस हैं वो सारा वेंट आउट करे। वो सारी चीज़ें उसे बोले। ठीक है, तो जैसे ही वो ऐसा चीज़ें करता है ना, वो अपनी सारी बातों को बोलने लगता है, उसे ये प्रॉब्लम हुई थी, इतने साल से वो परेशान है, फैमिली में ये इश्यूज हैं, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, मेरी डाइट ख़राब हो चुकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पेशेंट से रिलेटेड होती हैं। तो जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बोलती है ना, एक अंदर से उनको थोड़ा सा फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने अपनी सारी बातें कह दी, डॉक्टर ने सारी बातें सुन ली, नाउ आई विल बी फाइन। तो एक मेजर शिफ्ट आता है उनके वेलबींग में। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैटर है अगर स्ट्रेस फैक्टर बोले, क्योंकि माइंड में आपके कंटिन्यू चलता रहता है ना। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ना 1-2 दिन में ठीक होने वाला या महीने 2 महीने में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। इसके तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही 2-2 साल तक चलते हैं। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, पेशेंट गिव अप कर जाता है एक टाइम के बाद। तो सो यू थिंक इफ समबडी इज हैविंग अ बैड लाइफस्टाइल इन द सेंस ऑफ स्ट्रेस, या चाहे उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, घर पे इश्यूज प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी सेक्सुअल हेल्थ और उनकी फर्टिलिटी हेल्थ से रिलेटेड। एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखिए अगर आप अलग अलग चीज़ को अलग अलग पॉइंट को बताएं, जैसे मैंने स्ट्रेस का भी आपको बताया, लाइफस्टाइल, यस, लाइफस्टाइल अगर आपकी गड़बड़ है, ठीक है, तो उसके इम्पैक्ट पे आपकी बॉडी के डाइजेशन, सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके डाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है, डाइजेशन खराब हुआ तो जो आपने खाना खाया है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वही एब्जॉर्ब हुआ, तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, अगर आप सोसाइटल प्रेशर की बात करें या फैमिली प्रेशर की या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन की बात करें, तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैरिज में। अगर एक दूसरे के प्रति उनको प्यार नहीं है या एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो वो चाहे कितने भी बार कोशिश कर लें, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर आप दोनों के बीच में सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है तो आप मेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कंसेप्शन। आप सिर्फ फिजिकल ट्राइंग कर रहे हैं, तो आपका बॉडी माइंड सब सिंक्रोनाइज होना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना कि ये एक लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जैसे अचानक से किसी की शादी होती है सपोज, ठीक है, और वो दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहता है क्योंकि नया नया शादी है, तो उस समय कंसेप्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, और अगर उन्होंने शादी के बाद मान लो 4 साल का 3 साल का जो भी गैप ले लिया, तो एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जो प्यार होता है, वो थोड़ा सा बैक सीट पे चला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट सीट पे आ जाती है। तो वैसे केसेस में क्या होता है, वो प्लान करते हैं, वो माइंड में इन चीज़ों को चलाते हैं, वो अपने आप नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब फर्टिलिटी की अगर मैं इशू, डोपामिन लेवल्स और योर एड्रेनालिन रश इम्पोर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब आप दोनों के बीच में जो वो प्यार होना चाहिए ना, अगर आप फर्टिलिटी ट्राई कर रहे हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। द मोर, बिकॉज देखिए, if you talk about the foundation level, it's that everything is curated by love. But if it's not love and it is a strategic move that you're planning to make a baby, then वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड रह जाता है rather than conceiving a child. दिमाग में वो चीजें कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। वो मूवी थी गुड न्यूज। हाँ, मैं उसी का एग्जांपल दूंगी। अगर सपोज एग्जांपल दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इस चीज को लेके स्ट्रेस वाला कंडीशन डेवलप हो गया, ठीक है, वाइफ इज कैलकुलेटिंग हर ओव्यूलेशन डेज, शी इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन द हस्बैंड कि नहीं ये डेट है, यू हैव टू डू इट, इसी टाइम पे करना है, यही चीज यही टाइम पीरियड है, ठीक है। तो एक तो हस्बैंड के ऊपर भी प्रेशर हो जाता है वो चीज़, अच्छा ठीक है अब मुझे इसी में शॉर्ट 100% देना है, ठीक है। तो आप अपने माइंड से प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। पर अगर ये नेचुरली हो, ठीक है, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, एंड दैट्स व्हाई आवर एंसेस्टर्स और सब हम कहते हैं ना कि
it's God's grace, God's gift. हाँ. So you are in a very love-based moment, and then it's a gift by God. You can never push it on yourself. हाँ. हाँ. नहीं तो वो आपके माइंड की वजह से फिर आपके बॉडी पे इम्पैक्ट आने लगता है. सीधी सी बात यही है कि Correct. अगर आप उस चीज को प्लान कर रहे हैं और कंटिन्यू उस बारे में सोच रहे हैं तो आपके बॉडी पे इफेक्ट आएगा. मेनली ये है कि सपोज जैसे सीमेन इजैकुलेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे सीमेन इजैकुलेशन हो गया, तो जो सेकंड टाइम इजैकुलेट होगा वो उतने ही हेल्दी स्पर्म्स नहीं होंगे. आपको एटलीस्ट 2-3 डेज का गैप देना जरूरी है. आप मेरी बात समझ गए? हाँ, आप कंटिन्यू अगर एक दिन में 3 से 5 बार कर रहे हैं तो ये पहली बार के बाद जितने भी बार है ना, it's not going to have an impact. हाँ, हाँ. उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा. So it is not directly proportional to if a woman is ovulating. That's none of the headache of the man to try on 5 to 7 times to help her conceive a baby. Not exactly. What I meant is ovulation का जो विंडो होता है ना वो 7 days का होता है. ठीक है, मतलब एक जैसे ओव्यूलेशन का जो विंडो है वो 5 days का होता है. ठीक है, जैसे ही ओवम रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में वो वहाँ पे 2 दिन रहता है. ठीक है, और इवन जो स्पर्म इजैकुलेशन होता है वो भी कुछ दिन रहते हैं वहाँ पे. तो वो जो ओव्यूलेशन विंडो है ना वो 5 days का आप एक बार मान के चल सकते हैं. ठीक है, अगर उस बीच में कांटेक्ट किए हैं तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन है. तो आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई कीजिए rather than trying on the same day. Understood. And stressing yourself. Correct. Mind से भी body से भी. So ma'am, stress से मुझे एक और चीज आई that women these days take irregular cycles very casually. And long term पे अगर हम बात करें तो हम सबको पता है इसके कुछ ना कुछ तो कॉन्स हैं. So आप मुझे बताइए कि कितना सीरियस मुद्दा है. एक्चुअली है. और अभी जो मैं केसेस देख रही हूँ ना, यंग गर्ल्स जो अभी उनको मेंसेस आने स्टार्ट हुए हैं, विद इन 3 to 5 years उनको इरेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं. इवन एमेनोरिया हो रहा है, 2 महीने 3 महीने गैप हो जा रहे हैं. ठीक है, उनको पीसीओडी डेवलप हो रहे हैं. इट्स वेरी पीसीओडी इज लाइक अ न्यू ट्रेंड नाउ. एवरी सेकंड गर्ल हैज पीसीओडी टुडे. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड डाइट. ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ की अगर आपको मैं बात करूं तो ये सबसे मेजर एक तरह से आप समझ लीजिए इंडिकेशन है एक वुमेन के लिए दैट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड और नॉट. ओके, एंड यू कैन चेक एवरी मंथ. सी, सो थ्रू माय entire cycle phase or whatever the kind of menstruation I go through, I can get to know how is my reproductive health. Yes. Give me the signs. Oh my God. जैसे exactly मैं बताऊं तो हाँ, आपका menstrual cycle जो है वो हर मंथ आना चाहिए. जो ये विंडो है वो 24 days से 35 days के बीच में आपको रिपीट होना चाहिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज आपका जो साइकिल है वो मैक्स टू मैक्स 8 days तक ही कंटिन्यू रहना चाहिए. मिनिमम एटलीस्ट 3 days तो होना चाहिए. ठीक है, anywhere between 3 to 8 is okay. After 8 days or before 3 days if your menstruation is ending, तो वो नॉर्मल नहीं है. ठीक है, you have to check on this कि क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग मेंसेस, बिफोर मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस पेन हो रहा है, this is a warning sign. This is a warning sign. But ma'am, this was with every woman. Yes, exactly. तभी तो मैंने बोला ना, awareness की कमी है. This is a warning sign. So we take that we are PMSing and all of these fancy terms. You mean there is something wrong? Yes. Actually मैं अगर आपको समझाऊं, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल में मैं आपको समझाती हूँ. कोई भी फीमेल या मेल whatever, अगर आप स्टूल पास करते हैं, ठीक है, तो क्या पेन होता है? नहीं. यूरिन पास करते हैं तो पेन होता है? नहीं. ठीक है, तो उसी तरह से ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है. एंड आयुर्वेद के टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो अपान वायु, ठीक है, वात पित्त कफ होता है आयुर्वेद में. ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लाइन में समझाऊं तो वात इज आपका कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, चाहे वो सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम की जो मूवमेंट, यहाँ से सिग्नल वहां जा रहे हैं, या जो भी मूवमेंट आपके बॉडी में हो रहा है, दैट इज गवर्न्ड बाय वात. ठीक है, उसके भी 5 टाइप है, पित्त के 5 टाइप है, कफ के 5 टाइप है, ऐसे टाइप से है. पित्त का मतलब ये हुआ कि जहां पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त. इवन आपके हॉर्मोन्स के
अप डाउन जो हो रहा है वो पित्त रेगुलेट करता है उसे बॉडी में। एंड कफ क्या है, कहीं पे भी कुछ चीज बन रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, जैसे मैं अगर इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब कोरिलेट करूं तो इसमें क्या है, जैसे कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो रही है या ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होता है तो ओवम का जो साइज इंक्रीज होता है वो गवर्न्ड बाय कफ, ठीक है। तो अगर मैं आपको वात की बात बताऊं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि स्टूल पास करते समय या यूरिन पास करते समय पेन होता है, तो आपने कहा नहीं होता है। अपान वायु हमारे नाभि के नीचे स्थित होता है, ठीक है, और वो गवर्न करता है 5 चीजें। आपका स्टूल पास कराना, यूरिन पास कराना, मेंस्ट्रुअल ब्लड पास कराना, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो, एंड जो पेट में गैस वगैरह बन जाती है वो, ये 5 चीज वात अपान वायु गवर्न करता है, ठीक है। तो जब एक ही वायु है वो ये 5 फंक्शंस कर रहा है, बाकी 2-3 फंक्शंस में प्रॉब्लम नहीं है और इसी में हो रहा है, तो दैट मीन्स अपान वायु कहीं ना कहीं विटिएटेड हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको आपको चेक करना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, सभी फीमेल्स में होता है, तो वो बिल्कुल पेनलेस होना चाहिए, नॉट इवन स्लाइटेस्ट ऑफ पेन। Oh God, I ठीक think I need है, to अगर be- स्लाइटेस्ट ऑफ पेन हो रहा है दैट मीन्स आपके डाइट या लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ इशू है, नॉट मेजर मे बी बट इशू है, एंड यू हैव टू चेक। Okay. अगर आपका मेंसेस आ रहा है और बहुत ज्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं तो दैट मीन्स दैट इज अ इंडिकेशन कि आपको हैवी ब्लड लॉस हो रहा है। हो सकता है 8 दिन के पहले 3 दिन 4 दिन में ही खत्म हो कैसे जाए। होते हैं? क्लॉट जैसे 5 रुपए का सिक्का होता है ना, 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का होता है, तो वैसे टाइप का ब्लड लॉस हुआ एकदम से, तो दैट इज क्लॉट्स एक्चुअली, है ना। और अगर वो क्लॉट्स बहुत ज्यादा है मेंसेस में, तो दैट इज अ इंडिकेशन कि आपको ज्यादा मेंसेस हो रहा है, ठीक है। अगर भले ही वो 3 दिन में खत्म हो जाए, बट अगर क्लॉट्स प्रेजेंट है तो मतलब ज्यादा मेंसेस है। इसके अलावा अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, आफ्टर पीरियड्स, इचिंग हो रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसका कलर चेंज है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वार्निंग साइन जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इट कुड बी इन्फेक्शन, इट कुड बी एनीथिंग, तो वो चेकअप एक बार कराना बहुत ज़रूरी है। मैम, इफ आई कुड स्टेट कि अगर लेमन भाषा में हर फीमेल, इफ एवरी वुमन आउट देयर इज वाचिंग दिस राइट नाउ, व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू वुड से हमें अपनी लाइफ में ठीक कर लेनी चाहिए फॉर बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा वैसे, बट 5 टॉप 5 मैं बता things. देती हूँ आपको। जैसे अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूँगी। आपकी जो लाइफस्टाइल है ना वो एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा हरी में है। सुबह उठे तुरंत ये काम करना है, तुरंत नाश्ता बनाना है, ऑफिस के लिए जाना है, दौड़ भाग के ऑफिस पहुंचना है, वहाँ से वापस आना है, देन फिर खाना बनाना है, ये करना है वो करना है, रात में मीटिंग्स करनी है, आपके अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स हैं, ऑफिस का काम है, आप लेट नाइट्स होते हैं, तो हर चीज़ आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ मेजर इशू जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो इनफर्टिलिटी की होती है आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वात के बिगड़ने से होती है, ठीक है। और जो ये हरी वाली चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों में आप जल्दबाजी कर रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं, उससे वात इफेक्ट होता है, ठीक है। पहली तो चीज़ ये। दूसरी है आपकी डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बाहर की चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो अगेन पित्त डिस्टर्ब होता है इससे। अच्छा। वात भी डिस्टर्ब होता है बट पित्त भी डिस्टर्ब होता है, और अगर पित्त डिस्टर्ब होगा तो आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ये फ्लो कम, फ्लो ज़्यादा, दिस इज बोथ एन इशू? हाँ, दोनों ही इशू है। अगर कम फ्लो है दैट मीन्स आपका जो कफ है वो कम है, ठीक है। कम फ्लो मतलब आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो थिक नहीं हुई है, दैट इज नॉट इनफ। इफ अ पेशेंट जो अभी कम फ्लो वाली पेशेंट है वो कल के डेट में अगर कंसेप्शन के लिए ट्राई करेगी तो मे बी उनको एंडोमेट्रियल फैक्टर वाला इशू आएगा, क्योंकि उनकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी नहीं हो रही है, तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में आके आएगा ना तो वो एम्बेड नहीं होगा ढंग से, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दी ज़्यादा है जिनको ज़्यादा है, उनको मेंस्ट्रुअल ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उनको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, उनको वीकनेस हो सकती है, इवन उनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और भी कहीं पे डेवलप हुई है, या फिर उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर फाइब्रॉइड का या सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, जिसके वजह से उनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। आजकल फाइब्रॉइड और सिस्ट की काफ़ी सर्जरीज, इट्स लाइक प्रेवलेंट एंड वेरी सीन इन हॉस्पिटल्स। सो फाइब्रॉइड और सिस्ट रिमूवल कैन ऑल्सो बी डन थ्रू आयुर्वेदा? हाँ,
मेरी एक पेशेंट थी, उनका फाइब्रॉइड आई थिंक 2 और 3 mm के आसपास था, ठीक है। और 1.5 महीने उनकी सिर्फ मैंने मेडिसिन चलाई थी, उनको मैंने कुछ और भी नहीं कहा था, सिर्फ मेडिसिन चलाई थी। उनकी डाइट में रेस्ट्रिक्शंस किए थे, उनका पूरे डेली रूटीन का डाइटरी, उनकी जितनी भी हैबिट्स थी उसमें हमने चेंजेस किए थे, और लाइफस्टाइल में चेंजेस किए थे कि ये चीज़ करनी है आपको, ये नहीं करनी है। इनफैक्ट हमने जो फाइब्रॉइड के पेशेंट है, सी दिस इज़ नॉट जनरलाइज्ड, ठीक है, कि मैं अगर आपको कोई भी एक एडवाइस दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट जनरलाइज्ड फॉर एवरी पेशेंट, बट उस पेशेंट को मैंने बोला था कि दिन में सोना आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो उन्होंने वो फॉलो किया था, एंड विद इन 1.5 मंथ उनका दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया गया और फाइब्रॉइड नहीं था। तो ये सिर्फ मेडिसिन से पॉसिबल है। इन केस फाइब्रॉइड के साइजेस बड़े हैं तो उत्तरवस्ती करते हैं हम, उत्तरवस्ती के थ्रू उनका स्क्रैपिंग हो जाता है मेडिसिन से, और फाइब्रॉइड्स रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आज जो इतनी सारी महिलाएं दे आर पीड़ित and they're going through this, how can they reach out to you? Can they contact you through Instagram? Or can we share your contact number? Instagram पे भी मेरे पेज हैं, अवेलेबल है, उसमें नंबर भी है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। गूगल पे भी है, गूगल पे भी आप अगर मेरा नाम सर्च करेंगे डॉक्टर मुक्ता पांडे, तो आपको मेरी क्लिनिक का एड्रेस भी मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो अपने वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग या मीटिंग्स के वजह से या अपने काम के वजह से नेचुरल अर्जेस को होल्ड बैक करती हैं। जैसे कि मान लो सपोज वो किसी पर्टिकुलर काम में है, मीटिंग में है, उन्हें यूरिन पास करने का है, तो ठीक है मैं 5-10 मिनट बाद चली जाऊंगी, 20 मिनट बाद। ये बहुत ही कॉमन है, सभी फीमेल्स ऑलमोस्ट कर रही हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है उनके। अगेन मैंने बताया जैसे वात बढ़ जाता है उनके बॉडी में, तो वो फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। हाँ, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज है ये कि आज के डेट में जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल बच्चे, एवरीबॉडी लेट स्लीप कर रहे हैं, रात में लेट सो रहे हैं, ठीक है, रात में लेट सोते हैं। तो अगेन रात्रि जागरण बोला जाता है इसे आयुर्वेद में। रात्रि जागरण की वजह से क्या होता है कि आपका अगेन वात इम्पैक्ट होता है। तो मेजरली अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो वात प्लेज मेजर एंड सिग्निफिकेंट रोल। देन उसके बाद पित्त और कफ की बारी आती है। बट अगर आपका वात ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो बाकी दोष भी इम्पैक्ट हो जाते हैं उससे। तो आपको पहले वही ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब और वहां स्ट्रेस पड़े। हाँ, ये हो गई प्रॉब्लम्स, राइट? ये हो गई साइंस, प्रॉब्लम्स साइंस। नाउ being in a metro city, give us some practical solutions to female जो आज भी एक better lifestyle execute कर सकती हैं आफ्टर हियरिंग दिस पॉडकास्ट। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो आप गाइड करेंगे? सी आई नो ये प्रैक्टिकली आज के डेट में अगर मैं ये बोलूँ कि आप जल्दबाजी नहीं करें तो दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर मैं किसी को भी बोलूँगी तो वो मान नहीं पाएंगे, उनके लिए नहीं पॉसिबल है। तो येस, आपको अगर आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ में कोई भी चेंजेस दिख रहा है तो आप मेडिकल एडवाइस तो सीख कर सकते हैं ना जी। आप मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका वात बढ़ रहा है या किसी भी एक्टिविटी की वजह से आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ में आपको साइंस दिख रहे हैं तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए, आप उसे ठीक कीजिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग हार्मोनल थेरेपीज, स्विच टू आयुर्वेदा। बिकॉज हार्मोनल थेरेपी में क्या होती है, जैसे मान लीजिए सपोज आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, ओव्यूलेशन प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हुआ या आपको मेंस्ट्रुअल हेल्थ में कुछ भी ऐसा इशू आया तो आपको हार्मोनल पिल्स पे डाला गया। हार्मोनल पिल्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ओके, ठीक है। बट आयुर्वेद में ऐसा हम, जैसे आपके बॉडी में अगर एस्ट्रोजन की कमी हुई है तो वी डू नॉट गिव यू एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टेरॉन की कमी हुई तो हम प्रोजेस्टेरॉन नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्यों कम हुआ है, क्यों प्रॉब्लम हुई है इस चीज को, कहाँ पे इशू आया है। आपके ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी इशू है, या फिर आपके ओवेरियन फैक्टर इशू है कि पीसीओडी वहाँ पे डेवलप हो गया है, इस वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हम पहले पीसीओडी को ट्रीट करेंगे। वी डू नॉट गिव हार्मोनल थेरेपी जैसी कोई चीज नहीं होती है आयुर्वेद में। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि आपका जो ये इशू है वो क्यों स्टार्ट हुआ है। और अगर वहां पे भी नहीं दिखेगा तो फिर हम डाइट और लाइफस्टाइल में जाएंगे कि अच्छा आपकी डाइट में हम पूरा आपकी चेक करेंगे कि पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक में आप क्या करते हैं, डाइटरी क्या है आपकी, लाइफस्टाइल क्या है आपकी। तो वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो वहां पे हमें पता चल जाता है अच्छा ये चीज आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, आपको ये चेंज करना है। ओके। तो जितना अच्छा और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डाइट और लाइफस्टाइल का अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू दिनचर्या और ऋतुचर्या जैसे बोलते हैं, वो आयुर्वेद में मिलता है ना, ऐसा किसी भी पैथी में नहीं है। वाओ, अमेजिंग मैम। काफ़ी चीज़ें मुझे अभी खुद ऐसा लग रहा है सुन के कि
ये पहले क्यों नहीं पता थी, और आज तक हम आयुर्वेदा की इतनी नॉलेज, इतनी हम शायद मॉडर्न साइंस की रख रहे हैं, हम इसकी नहीं रख रहे. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई ये इतना आउट देयर नहीं हो रहा, बट आई थिंक विद टाइम हम इसको देखेंगे. अनदर थिंग दैट आई हैव हर्ड अ लॉट इज बॉडी हीट. तो मैम बॉडी हीट का क्या रेलेवेंस होता है व्हेन इट कम्स टू the same field of fertility and reproduction? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ में वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट है. जी. तो स्टार्टिंग के 5 डेज चूंकि अपान वायु को आपके मेंसेस को बाहर निकालना है, हाँ. तो 5 दिन आपके वात का प्रिवेलेंस रहता है. हाँ. ठीक है. उसके बाद चूंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करना है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को करना, मतलब ओवम को बड़ा होना है, तो कफ का प्रिवेलेंस रहता है थ्रू आउट योर साइकिल. बट जिस समय ओव्यूलेशन होना है, 14th डे यू कैन से, ठीक है, उस समय पीक पे आपके पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि अच्छा. जब तक पित्त आपका अच्छा नहीं होगा उस समय ओव्यूलेशन प्रोसेस ही नहीं होगा, वो घूम के वहीं उसी प्रोसेस में अटक जाएगा. ठीक है. तो वात पित्त कफ तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें. तो फीमेल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको देखूं तो बॉडी हीट की जरूरत सिर्फ ओव्यूलेशन प्रोसेस के टाइम पे है. रेस्ट ऑफ द टाइम आपको हीट से उतना कोई इशू नहीं होता है. तो अगर आपका पित्त इम्बैलेंस है या आप बहुत ज़्यादा धूप में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो आपकी ओव्यूलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होगी एंड अल्टीमेटली फर्टिलिटी डिस्टर्ब होगी. बट अगर हम मेल पर्सपेक्टिव की बात करें, या जैसे कि आज के डेट पे क्या होता है, जैसे लैपटॉप को आप लैप पे रखते हैं ना, तो कंटिन्यूअस उसमें हीट प्रोडक्शन होता है, मतलब हीट उसके डायरेक्ट उसमें आ रहा है. तो उस समय आपका स्पर्म का जो पूरा मॉर्फोलॉजी है, उसका काउंट है, मोटिलिटी है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी. इसीलिए जो भी पेशेंट है हीट फर्नेंस में या कोई ऐसी जगह काम करते हैं ना जहाँ कंटिन्यूअस हीट रहता है, उनको फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं. तो अगर आज जैसे सब एवरीबडी इन द कॉर्पोरेट कल्चर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, या फैमिली के साथ डिनर पे बैठे तो लैपटॉप लेके लैब पे बैठे रहते हैं, घंटों मूवीज देख रहे हैं, ऑफिस का काम, सो यू थिंक दैट इज गेटिंग योर फर्टिलिटी अफेक्टेड? हाँ. अगर मेल कर रहे हैं तो उनका तो डायरेक्टली अफेक्ट होगा. फीमेल्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओव्यूलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, उसमें चेंजेस कुछ नहीं आते हैं. ओके मैम, आयुर्वेदा में ना रूट कॉज ट्रीटमेंट की फिलॉसफी है, तो फर्टिलिटी के केस में इसका क्या मतलब होता है? जैसे आयुर्वेद है उसमें कंसेप्शन के लिए, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बताऊं तो कंसेप्शन के लिए 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज. मतलब हाँ, मैं समझाती हूँ आपको. ऋतु इज फर्टाइल पीरियड. ठीक है. अब आपका ये जो फर्टाइल पीरियड है, जो मैंने आपको बताया ओव्यूलेशन के जो ये 5 डेज के आसपास का जो पीरियड है, दैट इज टर्म्ड एज फर्टाइल पीरियड. ठीक है. अब ये फर्टाइल पीरियड अच्छा हो या सही हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका हार्मोनल बैलेंस होना जरूरी है. आपका ओव्यूलेशन प्रोसेस सही होना चाहिए, तभी आप ये फर्टाइल पीरियड पे एंटर कर सकते हैं. तो ऋतु हो गया आपका फर्टाइल पीरियड. इसका सिग्निफिकेंस आपका कहाँ पे आ गया, हार्मोन बैलेंस होना चाहिए. क्षेत्र इज योर यूट्रस. ठीक है. तो जैसे ही आपका कंसेप्शन होगा फर्टाइल पीरियड में, मान लो कपल्स ने कांटेक्ट किया और उनका फर्टिलाइज हो गया एग, तो वो क्षेत्र में आएगा, मतलब यूट्रस में आएगा इम्प्लांटेशन के लिए. तो आपका क्षेत्र सही होना चाहिए, दैट मीन्स यूट्रस सही होना चाहिए, दैट मीन्स एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही होना चाहिए, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी सही होना चाहिए. मतलब ऊपर से जब फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग जैसे ही जाए तो वो उसे एम्बेड करे. ओके. ठीक है. तो इसके लिए आपका यूट्रस में कोई भी तरह की फाइब्रॉइड नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरह का सिस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब इन जनरल आपका क्षेत्र सही होना चाहिए. अब अंबु इज न्यूट्रिएंट्स. आपकी डाइट सही होनी चाहिए. अगर आपकी डाइट गलत है, ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ आयुर्वेद में. जैसे ही आप जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब हुआ तो आयुर्वेद में वो सबसे पहले रस बनाता है. रस इज लिम्फ. ठीक है, एक तरह से आप समझिए. और फिर उसके बाद उत्तरोत्तर जो भी धातुएं हैं उनका पोषण होता है. जैसे रस है, फिर रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे टाइप से ही आपके 7 धातुएं होती हैं. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रस बनाता है सबसे पहले, जैसे ही डाइजेस्टिव जूस आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा वो रस में कन्वर्ट होता है. रस हाफ पोर्शन को पहले तो उसमें जो अच्छा पोर्शन है
ठीक है, उसको अलग करेगा और जो उसमें जो भी गंदगी है उसे हटा के वो वेस्ट प्रोडक्ट में दे देगा, ठीक है। अब जो उसके पास हाफ पूरा का पोर्शन आया, जो अच्छा पोर्शन है, उसको वो हाफ कर देगा, हाफ पोर्शन को रक्त को दे देगा कि ठीक है अब आगे के आप धातुओं को पुष्ट करो, और जो वो हाफ पोर्शन है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके जितने भी सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन देता है। जो हम खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिशन मिलता है ना, तो वो न्यूट्रिशन देता है। अब उसी हाफ पोर्शन में जिससे वो सबको न्यूट्रिशन दे रहा है, उसी हाफ पोर्शन से स्तन्य और आर्तव बनता है। स्तन्य इज ब्रेस्ट मिल्क, आर्तव इज मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को मैं पुष्टि कैसे कर सकती हूँ, जैसे कि कई पेशेंट को बोला जाता है ना कि डिलीवरी के बाद आप उल्टी सीधी चीजें मत खाना जी। क्यों बोला जाता है? आपके बच्चे को इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। आप जो भी खा रहे हैं वो रस बन रहा है, हाँ। और रस से डायरेक्टली आपका ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है, तो आप डायरेक्टली आप बच्चे को वही चीज दे रहे हैं जो आप खा रहे हैं, ठीक है। या फिर बोलते हैं डिलीवरी के बाद कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, अच्छा पड़ता है। तो इसका एक पुष्टि मैंने आपको कंफर्म किया कि रस से ही स्तन्य और आर्तव बनता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं अगर वो अच्छा नहीं है तो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड पे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इन लॉन्गर रन आपके रिप्रोडक्शन पे पड़ेगा और फिर बेबी पे पड़ेगा। यस, तो मैंने आपको ऋतु बता दिया, क्षेत्र बता दिया, अंबु, एंड लास्ट इज बीज। बीज इज ओवम या सीमेन, स्पर्म, सॉरी, ओवम या स्पर्म, ठीक है। अगर आपका ओवम जो है वो हेल्दी नहीं है, उसका स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, उसमें फर्टिलिटी का पावर नहीं है, या सीमेन में सीमेन ठीक नहीं है, अगर मैं मेल पर्सपेक्टिव पे देखूं तो जो स्पर्म है उसमें उसकी काउंट अगर अच्छी नहीं है, उसमें अगर मोटिलिटी ठीक नहीं है, उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली बीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बीज में क्या है, ओवम और स्पर्म ये दोनों हेल्दी होना चाहिए, तभी कंसेप्शन प्रोसेस पॉसिबल होगा। तो जैसा हम इस टॉपिक पे बोल रहे थे ना कि आप रूट कॉज क्या करते हैं, तो हम ये चारों पार्ट को, अच्छा, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये चारों कंसेप्शन के जो मेजर फैक्टर हैं, हम इन चारों चीजों को ठीक करते हैं। ओके, नॉट अ सिंगल थिंग कि छूट जाए, चलो ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी इनफर्टिलिटी पेशेंट आएगा, उसको हम डाइटरी एडवाइस भी देंगे, उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करवाएंगे, उसके ओव्यूलेटरी जो फंक्शंस हैं, हार्मोनल फंक्शन है, उसे भी ठीक करेंगे, उसके यूट्रस को भी प्रिपेयर करेंगे कंसेप्शन के लिए, और इवन उनके बीज शुद्धि प्रोसेस जो होती है आयुर्वेद में, ओवम और स्पर्म दोनों में स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी होनी चाहिए कि वो परफेक्ट रहे कंसेप्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही रूट कॉज ट्रीटमेंट में, इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट होती है, तो ये ही चारों चीजों को हम ठीक करते हैं, तो अपने आप प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ओके मैम, आपने अभी वर्ड यूज किया बीज शुद्धि, और आपने ये भी बोला कि कंसेप्शन के लिए बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, तो क्या होता है ये एग्जैक्टली, हाउ डू वी प्रिपेयर आयुर्वेद में? बीज शुद्धि एक ऐसा, जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हम किसी चीज को प्योरीफाई कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। ओवम डिटॉक्स, सीमेन डिटॉक्स, ठीक है। तो अगर मैं फीमेल पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो जैसे कंसेप्शन के लिए किसी चीज को प्रिपेयर करना, ओवम एकदम हेल्दी होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, अगर वो सीमेन स्पर्म के कांटेक्ट में आए तो कंसीव कर सके, मतलब फर्टिलाइज हो सके, ये चीज का पावर उसके अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए तो वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी को हम प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने बताया जैसे कि डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि अगर हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के 5 पेशेंट आएंगे, तो हम उन 5 पेशेंट को डाइटरी और लाइफस्टाइल अलग अलग बताते हैं, अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन उनकी प्रकृति क्या है, उनके कौन से दोष में इम्बैलेंस आया है, उनकी मेडिसिन चेंज होती है, उनका डाइटरी एडवाइजेस भी। तो ये सब आप कैसे पता लगाते हैं? थ्रू कॉन्वर्सेशन, थ्रू, हाँ, प्रश्न। जितने क्वेश्चंस होंगे उनसे हम आधे, उनका एक पेशेंट से जो कंसल्टेशन होता है ना, वो मिनिमम 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स जाता है। तो उतना टाइम हम उनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल, डाइट, सब कुछ समझते हैं हम, तभी उसके ऊपर काम करते हैं। तो बीज शुद्धि का बेसिकली यही प्रोसेस है कि आप पहले तो उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं, हमें मेजर प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, हम उनकी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने कॉज पता कर लिया, उसके बाद क्या होगा, हम पंचकर्म थेरेपी पे जाते हैं, मतलब उसकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उनके कौन से दोष बढ़े हुए हैं। अगर वात बढ़ा होगा तो उनकी अलग थेरेपी होगी पंचकर्म में, अगर पित्त बढ़ा होगा तो अलग थेरेपी होगी। इवन उनके मेंटल वेलबींग को भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। एज हमने बोल दिया कि फर्टिलिटी ऐसा इशू है जिसमें मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है पेशेंट, तो शिरोधारा करके उनको मेंटल पीस पे लाते हैं। योगा प्राणायाम हम उनको बताते हैं। शिरोधारा इज
शिरोधारा इज अच्छा, वो मूवी आपने देखी है? कौन सी? एक तो सलमान खान की मूवी थी ना, तेरे नाम। हाँ तेरे नाम मूवी देखी है? हाँ तो उसमें सबसे लास्ट में जब सलमान खान को इशू हो गया था तो उनके माथे पे ऐसे तेल गिर रहा था। आपने वो चीज देखी है? हाँ हाँ, जी दैट इज अ टाइप ऑफ शिरोधारा। ठीक है, तो मेंटल उससे क्या होता है, माइंड बहुत रिलैक्स में जाता है। और इवन वो भी मेडिकेटेड ऑयल रहता है, ऐसे ही कुछ भी ऑयल नहीं रहता है, जो माइंड को रिलैक्स करे, हॉर्मोन्स को बैलेंस करे, वैसे टाइप के ऑयल से उनको शिरोधारा हम देते हैं। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है जिसमें हमने सारी चीजों में चेंजेस किए, पंचकर्म से उसका डिटॉक्स किया, ये पंचकर्म से हम डिटॉक्स किए, उसके बाद हम क्षेत्र को प्रिपेयर करते हैं उत्तरवस्ती के थ्रू। जैसे मान लो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ट्यूब ब्लॉक हो गई है, या एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी कम है, अगर एएमएच लेवल कम है, या इस तरह के जो भी इश्यूज हैं, उन सब को हम उत्तरवस्ती के थ्रू ठीक करते हैं। तो आपका अगेन बात यही है कि कंसेप्शन के जो 4 फैक्टर्स हैं, इनको हम विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ठीक करते हैं। इसी को बीज शुद्धि कहते हैं आप। ओह वंडरफुल वंडरफुल। तो मैम ये इतना डिटेल्ड जो प्रोसीजर होता है एंड थिंग्स लाइक बीज शुद्धि, सो आर दीज ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव लाइक आईवीएफ? नॉट एग्जैक्टली। आईवीएफ की ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो अराउंड 85,000 टू 2.5 लाख, 85,000 टू 2.5 लाख के अराउंड होता है। वेयरिंग टू कहाँ से करा रहे हैं? वेयरिंग टू डिपेंड करता है। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आईवीएफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले जब बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, अगेन उनका भी तरीका है प्रिपेयर करने का, तो उसमें वो हार्मोन स्टिमुलेशन देते हैं पेशेंट को, ताकि एक ही साइकिल में बहुत सारे सही स्ट्रेंथ के और एग्स रिलीज हों, है ना, मल्टीपल एग्स रिलीज हों। तो सोचिए आप पेशेंट को हार्मोन थेरेपी पे रखते हैं, वो भी स्टिमुलेट करने के लिए। करेक्ट। नॉर्मली एक साइकिल में एक एग मैच्योर होता है, पर उस समय जो आप मेडिकेशन पे रहते हैं तो मल्टीपल एग्स को मैच्योरिटी दिलाई जाती है, ताकि उसमें से सबसे बेस्ट जो हो उसको चूज किया जाए, राइट? तो उसका कॉस्ट अलग होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है वेयरिंग टू। और अगर मैं बीज शुद्धि प्रोग्राम की बात करूं तो 2 मंथ का जो प्रोग्राम है वो आपका 60,000 टू 80,000 में कवर हो जाता है। एंड अगर मैं श्योरिटी की बात करूं तो चूंकि आईवीएफ ऐसा है कि ठीक है, अगर मान लो कोई रूट कॉज उसके ट्रीट नहीं हुए हैं, अगर उनको और भी कोई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल आफ्टर बीज शुद्धि, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो चुकी होती है, बैलेंस स्टेट में आपके दोष होते हैं, आपका जो भी एलिमेंट था, जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, फैलोपियन ट्यूब की इशू हो, या यूट्रस की इशू हो, वो रिजॉल्व हो चुकी होती है। Correct. तो बीज शुद्धि के बाद कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। करेक्ट। तो मैम ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हुआ ना एज कम्पेयर टू आईवीएफ? अगर मैं कंपेयर करूं आईवीएफ से तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई पेशेंट है जिनका एएमएच लो है, ठीक है, और उनके पास एज फैक्टर भी है, उनका स्ट्रेंथ भी वैसा नहीं है और कंसीव नहीं कर पाए हैं वो, तो मैं ये मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बीज शुद्धि करा लीजिए आप, ठीक है, तो आपको हार्मोनल स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे ओवर स्टिमुलेशन से आप एंशियस भी तो हो रहे हैं ना, आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप कंसीव करते हैं तो आपके बेबी को भी इफेक्ट पड़ेगा, मेंटल उनको भी हेल्थ इफेक्ट होगी। तो मैम ये जो ट्रीटमेंट होते हैं मॉडर्न साइंस में, आईवीएफ और भी ऐसे होते हैं, सो डज दैट इम्पैक्ट द चाइल्ड ऑल्सो? देखिए, अगर आप सीधी बात उसको आप तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जिस मेंटल स्टेट में हैं, ठीक है, आपके बेबी को आप वही मैसेज, वही सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कहा जाता है प्रेगनेंसी में मम्मी को काम रहना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट रखना चाहिए, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके फिजिकल भी प्रॉब्लम होते हैं, मेंटल भी प्रॉब्लम होते हैं। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ सबसे पहले तो इम्पैक्ट होती है इससे, अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस हैं तो ये सारी चीज़ें आपके बेबी को भी तो हेल्प इम्पैक्ट करेगी ना। अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है तो आप जो भी खा रहे हैं उसी से तो न्यूट्रिशन जा रहा है ना आपके बेबी को, आपके पेट में जो बेबी है, वुम में जो बेबी है, उसको उसी से न्यूट्रिशन जा रहा है। तो अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है तो आप कैसा न्यूट्रिशन बेबी को पास कर रहे हैं? करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप हार्मोनल थेरेपी पे रहते हैं, ओवर स्टिमुलेशन है आपको, आप बहुत ज़्यादा एंशियस है या प्रॉब्लमेटिक है, अगर ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है और उस समय आप कंसीव करते हैं, तो आप वही
चीजें पास कर रहे हैं ना, आपके दोष में इम्बैलेंस है, तो आप वो इम्बैलेंस भी बच्चे में दे रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। इट्स बेटर कि आप पहले अपनी बीज शुद्धि करा के अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लीजिए। बीज शुद्धि इज नॉट ओनली थेरेपेटिक एक्चुअली। अगर आज के डेट में, आज के जनरेशन में एक कपल चाहता है, क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल सबकी खराब है ना, तो कपल चाहता है कि उनको एक हेल्दी बेबी हो, तो ये प्री कंसेप्शन प्रोसेस भी के तरह से भी अपनाया जा सकता है कि मान लो चलो ठीक है 2-3 महीने के बाद उनको बेबी प्लान करना है, तो पहले हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं एंड देन वी प्लान फॉर बेबी। सो इट विल आल्सो कम अप एज कि बाद में रादर देन ए शो, इससे पहले आप पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लो। हाँ, बॉडी को प्रिपेयर कर लीजिए। बॉडी प्रिपेयर हो गई आपकी कंसेप्शन के लिए, ईच एंड एवरी फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, एंड देन कंसीव, देन प्लान फॉर कंसीव। राइट। तो मैम जब आप ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, राइट, जो इसके थ्रू गुजर रहे हैं, व्हाट डू यू फील मोर अकम्पलिशिंग? आपको लगता है कि उनका ट्रस्ट जीतना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, या आपको ऐसा लगता है कि यार एक कंफर्मेशन प्रेगनेंसी न्यूज़ आ जाती है तब? आई वुड से ट्रस्ट। हाँ, मैं जब पेशेंट से बात करती हूँ, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है वो मैं बता रही हूँ। एक बार मेरी अगर पेशेंट से कॉन्वर्जेशन हो गई, पहले तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि डॉक्टर्स के पास यूजुअली टाइम नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, 2 मिनट 5 मिनट सुना, उसमें क्या सुना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिख दिया। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हाँ आपने कोई प्रॉब्लम बोली, हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले ली। आयुर्वेद में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करते नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा थ्योरी नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेडिसिन है वो सबको ही दे दिया। ये आयुर्वेद इज प्रिसिशन मेडिसिन। ओके, ठीक है, आपको सेम प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को भी सेम प्रॉब्लम होगी, बट दोनों की मेडिसिन डिफरेंट होगी, दोनों को मैं एडवाइस डिफरेंट दूंगी। ठीक है, तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी ट्रीटमेंट डिफरेंट, सब डिफरेंट होता है। तो वैसे केसेस में क्या होता है, जब हम पेशेंट से बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, तो एक तो वो सुनते हैं, हम जैसे मैंने सुना तो उनको बहुत रिलैक्स होता है, और उनके सेकेंड या थर्ड विजिट में मुझे सिर्फ सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि वो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि अच्छा मैं अपने कपल के साथ आऊंगी, तो ये वाला प्रॉब्लम है, मैंने उनको बोला, वो नहीं सुने, तो आप प्लीज उनको समझा देना। मैं अपने पार्टनर के साथ आऊंगी, पार्टनर को प्लीज समझा देना। या फिर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि एक बार अगर मुझसे कोई ट्रीटमेंट ले लिया, तो फिर वो मुझसे फोन करके पूछते हैं कि आप कहाँ पे बैठ रहे हैं मैम, हम वहीं आएंगे आपको दिखाने के लिए। तो दिस इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग मुझे जो लगता है। सो नाइस। तो मैम अभी जैसे आयुर्वेदा से आप डील कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग सो मेनी पीपल योर ब्लेसिंग्स, तो आज काफी मिथ्स हैं अराउंड आयुर्वेदा। इफ देयर आर सर्टेन मिथ्स जो आप आप सोशल मीडिया पे सुनते होगे, और बीइंग एन एक्सपर्ट आपको ऐसे आता होगा अंदर से कि लोग क्या जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, और आपको चुभता होगा कि मुझे इसके बारे में लोगों को एनलाइटन करना है, तो व्हाट वुड दैट मिथ्स बी? जो मुझे सबसे खराब लगता है वो ये है कि पंचकर्म जो है ना, उसको कंपैरिजन करते हैं मसाज या स्पा से। ओके, पंचकर्म इज एन आयुर्वेदा टर्म। पंचकर्म मतलब 5 कर्म है, उसको कंबाइनली अफेक्ट किया जाता है, कंबाइनली कहा जाता है पंचकर्म। मसाज और स्पा में क्या होता है, अगर आपको कोई ऑयल दिया जो सूदिंग इफेक्ट ला रहा है आपके बॉडी में, रिलैक्सेशन ला रहा है, बट पंचकर्म का जो प्रोसेस है वो आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वात पित्त कफ बॉडी में इम्बैलेंस होता है, उसे हमें पंचकर्म के थ्रू डिटॉक्स करना होता है। तो आप ऐसे ही तो नहीं डिटॉक्स कर लेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी को प्रिपरेशन भी तो जरूरी होगी ना, तो वो प्रिपरेटरी मेथड है। ऑयलिंग जो मसाज जो कॉमन टर्म्स बोलते हैं ना, आयुर्वेद में उसको अभ्यंग कहा जाता है, स्नेहन। बॉडी को ऑयलिंग की जाती है। ये ऑयल भी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, उनके प्रॉब्लम्स के बेसिस पे। ठीक है, बॉडी को ऑयलिंग की जाती है, नेक्स्ट उनको स्टीम थेरेपी दी जाती है। तो यस, उनकी बॉडी को रिलैक्सेशन होता है, उनकी बॉडी स्ट्रेंथन होती है, बट ये एक प्रिपरेटरी प्रोसीजर है पंचकर्म से पहले। जो भी दोष उनके बॉडी में बढ़े हैं, ठीक है, अगर कफ बढ़ा है तो हम वमन के थ्रू से निकालेंगे, तो उसके पहले भी हमें स्नेहन स्वेदन कराना है। ठीक है, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो हम विरेचन के थ्रू निकालेंगे, तो उसके पहले भी हमें स्नेहन स्वेदन कराना होता है। बस्ती के पहले भी कराना होता है, वात के लिए बस्ती कराते हैं, उसके पहले भी हमें कराना होता है। तो ये प्रोसीजर है, ये सिर्फ आपको क्या बोलना चाहिए, बस सिंपल बॉडी को रिलैक्सेशन का नहीं है, ये डिटॉक्सिफाई का प्रोसीजर। और ये काफी डीप प्रोसेस है, रादर देन कि बस एक आउटर रिलैक्सेशन हो गया। आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। एक नॉर्मल सी पाइप है, उसके बीच में अगर कचरा फंस गया है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसमें कुछ
ऑयल डालते हैं तो क्या होता है कि वो मॉइस्ट होता है और फिर उसको हम स्टीम देते हैं तो क्या हुआ, वो अपने जगह को छोड़ देता है और देन हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह से हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, आप ऑर्गन्स छोड़िए, सेल्स को भी हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। उनके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसे हम पहले ऑयलिंग के थ्रू क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं, स्टीम के थ्रू उसे हम कोष्ठ में लेके आते हैं। कोष्ठ मतलब आपके जो जीआई ट्रैक्ट है, और फिर वहां से हम उसे बाहर निकालते हैं। तो ये सिंपल ऑयलिंग प्रोसेस नहीं है। पहला मिथ तो ये है। सेकेंड है, आयुर्वेदा इज वेरी स्लो। ओके, आयुर्वेदा इज अ स्लो प्रोसेस, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा, तो आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट सिंपल स्टेज में, मतलब बहुत नॉर्मल स्टार्टिंग फेज में ही आ जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन डेवलप नहीं हुई है, प्रॉब्लम क्रॉनिक नहीं हुआ है, बहुत सालों से परेशान नहीं है, तो उनको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है, आप कितनी इजीली डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को लेते हैं। अच्छा, आपकी जो रोग हैं, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो कितना सीवियर है, कितना क्रॉनिक है, उसके बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होती है। क्योंकि ये इंस्टेंट फिक्स नहीं है। आयुर्वेदा इज नॉट एन इंस्टेंट फिक्स, ठीक है। आप सोचेंगे चुटकी में काम हो जाए, that is not Ayurveda works, ठीक है, क्योंकि वो it takes ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। Exactly, it takes time अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो। पर हाँ, अगर वही प्रॉब्लम को आप इनिशियल स्टेज पे आयुर्वेदा से ट्रीट कराते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। वो उस लेवल की सिविरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने इनिशियल फेज पे है कि उसे हम डील कर पाए। हाँ, अच्छा, तीसरा मिथ मुझे लगता है कि आयुर्वेदा की मेडिसिन जो है ना, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसे लोग होम रेमेडी की तरह अपने मन से जो मन आता है वो ले लेते हैं। इट इज टर्म्ड एज मेडिसिन। तो मेडिसिन का मतलब ही यही है कि आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट लेना है और उसके बाद ही उसे कंज्यूम करना है। फर्स्ट थिंग, जो ये कई जगह पे मैंने देखा है, आयुर्वेदा का नाम पे रोड पे ही टेंट्स वगैरह लगा के कि ये ऑयल आपको ठीक कर देता है। तो आयुर्वेदा ऐसा काम नहीं करता है। आयुर्वेदा बहुत ही कंप्लीट एक प्रोसेस है, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, ठीक है, आपकी बॉडी को ठीक करने का। वो सिर्फ एक ऑयल, सिर्फ एक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है। सेकंड, आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन अगर करते हैं तो आयुर्वेदा का सिंपल एक मेडिसिन है। मान लो सपोज मैं किसी पाउडर या किसी टैबलेट की भी बात बता रही हूँ, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अच्छा, अगर मुझे किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन देनी है तो उसके साथ हम उसको किसके साथ लेना है ये भी हम उसे बताते हैं कि इसको दूध में पका के लो, इसे आप हनी के साथ लो, इसे आप जूस के साथ लो, इसे आप पानी के साथ लो। वो भी डिफरेंशिएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट प्रॉब्लम। आपको जिस तरह की प्रॉब्लम होगी हम उसको उस तरह से बताएंगे। हम कई बार बोलते हैं कि गिलोय का स्वरस लो, किसी पेशेंट को बोलते हैं हम टैबलेट लो, किसी पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप उसका पाउडर लो। तो इट डिफर्स। आप सिर्फ एक मेडिसिन जान के उसको अपने मन से कंज्यूम नहीं कर सकते, उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। करेक्ट, आपकी बॉडी की टाइप क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। तो ऑलवेज इट इज एडवाइज्ड कि अगर आपको मेडिकेशन लेना है आयुर्वेद का, आप आयुर्वेदा जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर है आयुर्वेदा के, उनसे एक बार कंसल्ट करके ही लें। डेफिनेटली मैम, ये तो हो गया आपने आयुर्वेदा का पूरा बिगर पिक्चर बता दिया, बट आज भी लोगों का मॉडर्न मेडिसिन पे काफ़ी बिलीफ है। डू यू थिंक कि अगर इनफर्टिलिटी के केसेस में आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन मिलकर काम करे तो उसके कैसे रिजल्ट्स रहेंगे? बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। देखिए, अपने अपने स्ट्रेंथ है दोनों पैथी के, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी पैथी के स्ट्रेंथ है उनको कंबाइन करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। करेक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं लाना चाहिए, बिकॉज दोनों पैथी का मेन एम तो पेशेंट को या सोसाइटी को हेल्दी रखना ही है ना जी। आयुर्वेद का अपना एक तरीका है काम करने का, उनकी अपनी एक थ्योरी है, और एलोपैथी की अपनी एक थ्योरी है। अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए है, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए हैं, तो यस, एलोपैथी इज़ द बेस्ट आई वुड से। या फिर जैसे ऐसे केसेस होते हैं ना कि पेशेंट के पास उतना टाइम नहीं है, अगेन जैसे मैंने आपको पहले कोट किया था कि पेशेंट का एज फैक्टर है, उनकी हेल्थ फैक्टर है, ठीक है, उनके पास उतना टाइम नहीं, ऑलरेडी 40+ हो चुके हैं, तो यस, आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा के देन गो फॉर IVF। तो यस, दे बोथ कैन को एग्जिस्ट, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको पेशेंट के लिए सोचना है, rather than
हैविंग फाइट विथ ईच अदर। each other, correct. मैम ऐसा भी हुआ है कभी कि आईवीएफ से फेल हुआ सिनेरियो आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी का आके सॉल्व हो गया? मैं आपको एक केस डिस्कस करती हूँ, ठीक है। एक पेशेंट थी, ठीक है, 32 एज की पेशेंट थी। उनके हस्बैंड का जो एज था वो 34 था। उन लोग 9 इयर्स से मैरिड थे, ठीक है। और जब हमने फीमेल पेशेंट की हिस्ट्री ली, मेल पेशेंट का सीमेन एनालिसिस परफेक्टली ऑल राइट था, ठीक है। तो जब फीमेल की हमने हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में पता चला कि उनको ज़्यादा सच कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस यस, कलर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड वाज ब्लैकिश रेड, ठीक है। मेजर इम्पैक्ट है ये। आप इस कलर के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हम बहुत सारी चीज़ें जज करते हैं। तो उनको सिर्फ ब्लैकिश रेड था, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन थी और पीसीओडी उनके अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि पीसीओडी है पास्ट में पहले। और उनको इन्फेक्शंस थे पास्ट में, जो ऑब्वियसली उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन में ट्राई करके सारी चीज़ों को ट्रीट कर लिया था, ले लिया था। अब उनकी मैं हिस्ट्री आपको अगर बताऊं तो 2015 में वो कंसीव की थी और 2 महीना का बेबी उनका अबॉर्ट हुआ था, ठीक है। 2016 में कंसीव करी थी, अगेन 2 मंथ का बेबी अबॉर्ट हुआ था। 2017 में कंसीव करी थी, 1.5 महीना का बेबी अबॉर्ट हुआ था, ठीक है। हुआ था कि किया गया था? नहीं किया, हो जा रहा था, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा था, ठीक है। 2015, 16, 17, 2018 में कोई कंसेप्शन का नहीं था। 2019 में वो फिर से कंसीव करी थी, बट ब्लाइटेड ओवम था। ब्लाइटेड ओवम मतलब एक समझिए कि एक नॉर्मल ओवम है, ठीक है। सीमेन स्पर्म से उसका फर्टिलाइजेशन हुआ और वो एम्ब्रियो में डेवलप होने लग गया। बट ब्लाइटेड ओवम मतलब अंदर खाली है, कुछ नहीं है। स्पर्म हेल्दी था, तो वो जब कंसेप्शन हुआ तो वो ग्रो ही नहीं हुआ, तो उसको फिर एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन उनकी प्रेगनेंसी हुई थी। एंड 2020 में भी अगेन उनका मिस्ड अबॉर्शन हुआ था। तो सोचिए 5 टाइम्स शी कंसीव्ड एंड गॉट अबॉर्शन हो गया उनका बाद में। तो वो पेशेंट 1 मई 2022 में हमारे पास आई थी, ठीक है। और 1 मई को आई थी। उनकी कुछ मेडिसिन हमने स्टार्ट की, क्योंकि जो उत्तरवस्थी प्रोसेस है, ठीक है, वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसके बाद ही हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो 1 तारीख को चूंकि उनका मेंसेस का टाइम निकल चुका था, तो हमने उनको सिर्फ मेडिसिन स्टार्ट की और 25 या 26 के आसपास उनको डेट आई थी। एंड देन उस मंथ हमने उनकी उत्तरवस्थी करी, मई में, जून में करी, जुलाई में करी, ठीक है। 3 साइकिल उनकी उत्तरवस्थी की हुई थी। एंड जुलाई का जो साइकिल कंप्लीट हुआ, आफ्टर देन शी कंसीव्ड, ओनली आफ्टर 3 मंथ्स। वाओ। उनकी डाइटरी चेंजेस हुए थे उस बीच में, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस कराए गए थे, उनको मेडिकेशन पे रखा गया था, उनकी थेरेपीज की गई थी। एंड आफ्टर ईयर्स, यू कैन इमेजिन, 2015 से वो ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली शी कंसीव्ड इन 2022 एंड शी हैड अ हेल्दी बेबी। Oh, wow, amazing. So, yes. I got goosebumps. Amazing. तो आज ये जो सारे couples हैं, जो इतने सारे repetitive IVF attempts के बाद they are drained and they're tired. अब what message do you have as an Ayurvedic expert? Don't lose hope. ठीक है. There is चांस, आयुर्वेद के थ्रू भी आप कंसेप्शन कर सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हैं इसमें। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको खुद ही बिलीव होगा, ठीक है। और हर एक फीमेल की जो जर्नी है वो डिफरेंट है, एक ही प्रॉब्लम है बट जर्नी सबकी अलग अलग है। Correct. तो मेरे हिसाब से तो आपने सिर्फ लास्ट ऑप्शन, मेरे हिसाब से तो IVF शुड बी द लास्ट ऑप्शन। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज आजकल तो इफ जिनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वो अगर किसी को पता लगता है कि दे आर नॉट एबल टू कंसीव, बुढ़ा बुजुर्ग जवान सब यही ज्ञान दे रहे हैं कि IVF करा लो, एंड आप कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? अच्छा, कोई इंसान अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है, क्या उसके दिमाग में या उसके आसपास के लोग उसको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं? नो। क्या बोलते हैं? कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है, तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन वो तब होना चाहिए व्हेन एवरीथिंग फेल्स। इवन टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा हुआ है कि जब सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, देन यू शुड गो फॉर IVF। सारे ट्रीटमेंट आपने ट्राई ही कहाँ किया? आयुर्वेद ट्राई किया? आई डोंट थिंक Nobody is talking about. हाँ, exactly. तो आपने आयुर्वेद के थ्रू कभी भी नेचुरल कंसेप्शन अगेन आई एम सेइंग,
कि जैसे आपने बोला ना कि डिलीवरी के टाइम पे लोग नेचुरल डिलीवरी प्रेफर करते हैं Right. rather than go for surgery. Surgery is an emergency condition और last option. मदर और बेबी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सिमिलरली IVF इज द लास्ट ऑप्शन. Why आयुर्वेदा के अराउंड इतनी लिटरेसी नहीं है हमारी इंडिया में? लिटरेसी एक्चुअली इसलिए भी नहीं है क्योंकि कुछ साल पहले तक ना आयुर्वेद इतना था नहीं. मतलब एक लोगों के बीच में इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था. सबको यही था कि हाँ मॉडर्न जाना है, सब जाना है. आयुर्वेद धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये तो 5000 साल पुरानी थेरेपी है बट बीच में मिस हो गई थी. कोई बात नहीं, बट अगेन वो वापस से पेसअप कर रहा है. अब लोगों को पता है कि अगर उनको ऑर्थोपेडिक कोई प्रॉब्लम है दे शुड गो टू आयुर्वेदा रादर देन सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट या ये सब कराने के लिए. इवन स्किन डिजीज अगर है गो फॉर आयुर्वेदा. ठीक है, तो सिमिलरली हाँ अवेयरनेस अभी बढ़ रही है. आई थिंक इन फ्यूचर वी कैन सी कि हाँ लोग पहले आयुर्वेदा प्रेफर करें. मैम IVF के अलावा और भी टेक्निक्स होती है, ART टेक्निक्स जैसे IUI, ICSI, तो इसके तरफ आयुर्वेदा का कैसा ट्रीटमेंट रहता है? सी ट्रीटमेंट पैटर्न हमारा जो है वो सेम है. हम रूट कॉज ही ट्रीट करेंगे. अच्छा. जो आप ये अलग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बता रहे हैं, ये अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं. अच्छा. जैसे IVF अगर फीमेल को प्रॉब्लम है तो IVF यूजुअली रिकमेंड किया जाता है. IUI या ICSI जो बताया जाता है वो मेल प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो बताया जाता है. जैसे कि मेल का जैसे स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, काउंट में प्रॉब्लम है, अगर उनकी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है तो मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी शेप साइज अगर परफेक्ट नहीं है तो वो कंसीव नहीं करेगा. मोटिलिटी में अगर प्रॉब्लम है दैट मीन्स अगर वो कांटेक्ट करने के बाद वेजाइना में एजैकुलेट हुआ भी तो वो जहाँ पे ओवम है वहां तक ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा. मोटिलिटी अगर खराब है तो. काउंट अगर खराब है तो उतना पूल मिलेगा ही नहीं क्योंकि मिलियंस रिलीज होते हैं और 1 जाके कंसीव करता है. राइट. तो जो मेल फैक्टर है अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो अदर टेक्निक्स यूज किया जाता है. बट आयुर्वेद में मैंने जैसे आपको बताया 4 फैक्टर्स, तो 4 फैक्टर्स में मेल और फीमेल दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं. ओके. नेवर कि हम सिर्फ एक ही डिपेंड करता है. अगर मेल परफेक्टली हेल्दी है तब हम उन्हें बोल देंगे कि ठीक है इट्स ओके. तो अगर आज एक नॉर्मल हेल्दी कपल को भी आयुर्वेदा में कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर होना है तो इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 3 to 6 months बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगेन सिवियरिटी एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे है. मिनिमम 3 to 6 months तो लगता है. 3 months आप समझ के चलिए. 3 months में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं. एक और केस अगर मैं डिस्कस करूँ तो ठीक है, एक पेशेंट थी, उनका भी मैं आपको बहुत सीवियर केस है एक्चुअली. एक पेशेंट थी 28 years की. ठीक है, उनके हस्बैंड की एज 30. ठीक, मैरिड सिंस 8 years. ठीक है, नेवर कंसीव्ड. अपने लाइफ में 8 सालों में कभी भी उन्होंने कंसीव नहीं किया था. उनकी जब मेडिकल हिस्ट्री ली गई इतना ज्यादा सीवियर उनको पेन होता था कि उनको मेडिसिन लेनी पड़ती थी. 2 टैबलेट्स, कई बार 2 टैबलेट्स भी लेनी पड़ती थी. और चूंकि एक तरह से आप स्ट्रेस फैक्टर भी समझ सकते हैं, ऊपर से पेन फैक्टर भी समझ सकते हैं, उनको सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो गई थी फीमेल को. ठीक है, अब उनकी जब हमने हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में हमने सिर्फ 2-3 चीजें पाई. पहली चीज मेंस्ट्रुअल कलर वाज नॉट करेक्ट, ब्लैकिश रेड था. सेकेंड, जैसा मैंने आपको बताया, कॉइन टाइप्स क्लॉट्स जाते थे, 5 रुपीज 10 रुपीज टाइप का क्लॉट्स जाता था. बाकी सारी चीजें ठीक थी, नॉर्मल था, सब चीज ठीक था, बस पेन होता था, कलर वाज नॉट ओके और क्लॉट्स का प्रॉब्लम था. जब उनका HSG कराया गया, ठीक है, तो उनकी दोनों ट्यूब भी ब्लॉक थी. तो उन्होंने पास्ट में अपनी लेफ्ट ट्यूब ओपन भी कराई थी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से. ठीक है, तो और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी उनकी हुई थी लेफ्ट साइड की. और उन्होंने प्रोसेस भी ट्राई किया था, मतलब 10 से 15 बार उनका ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन का प्रोसेस हुआ था. एंड 5 to 6 टाइम IUI हुआ था. मतलब मेल वाज ओके, फीमेल में प्रॉब्लम थी तो वो प्रोसेस को कराया गया था. बट देन ऑल्सो शी डिडंट कंसीव. तो उसमें जब हमने हिस्ट्री ली तो उनके लाइफस्टाइल में हमने क्या चेंजेस देखे, क्या प्रॉब्लम देखी. वो रेगुलर बेसिस पे बासी खाना खाते थे. ठीक है, अपने जो नेचुरल अर्जेस हैं, ठीक है, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, गैस पास करना, इन चीजों को वो होल्ड करते थे. एंड तीसरा, वो एक्सेसिव स्पाइसी खाना खाते थे. तो कैन यू इमेजिन दिस 3 नॉर्मल सुनने में लगने वाला चीज उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इस लेवल पे इम्पैक्ट कर गया था. एंड वो पेशेंट आई थी सितंबर में 2020 में.
सितंबर 2020 में वो पेशेंट आई थी और हमने उनकी नेक्स्ट मंथ से मतलब सितंबर ऑब्वियसली जिस समय आएंगे तो मेडिकेशन पे रख के नेक्स्ट मंथ से उनकी थेरेपी प्लान की थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स उत्तरवस्ती हुई है उनकी एंड जनवरी में वो कंसीव करी हैं एंड अक्टूबर में उनको मेल बेबी हुआ 2.8 kg का हेल्दी बेबी, राइट, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, डिलीवरी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, इवन आफ्टर डिलीवरी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। आईवीएफ के केस में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कंसीव कर भी जाते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे आपके ओवरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेडिकेशन दिया जाता है ओवर स्टिमुलेशन के लिए, तो लास्ट में मतलब जब ये ओवर स्टिमुलेशन किया जाता है ना तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जैसे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। सेकेंड चीज, आईवीएफ के प्रोसेस में क्या होता है कि आप उसे फर्टिलाइज करके जब यूट्रस में या वुम में उसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके इम्प्लांट होगा वो कोई श्योर नहीं कह सकता है कि नहीं आपको इसी वॉल पे इम्प्लांट होना है। तो कई बार ना मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक मतलब यूट्रस में इम्प्लांटेशन होना चाहिए पर कहीं फैलोपियन ट्यूब में हो गया या कहीं और जगह पे हो गया, तो वैसे केसेस में उसको एमटीपी के थ्रू या मेडिकल टर्मिनेशन करना पड़ता है। तो वैसे केसेस भी होते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मैंने हार्मोनल स्टिमुलेशन की जब बात करी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी गड़बड़ हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, अगेन उसका प्रॉब्लम आपके बेबी होने वाले बेबी को होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके जो कंसेप्शन के बाद जो बेबी है उसका ग्रोथ भी ढंग से नहीं होगा, बिकॉज अगेन आप जो भी खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स, एग्जैक्टली उसी न्यूट्रिएंट से उसका पोषण होना है। तो कई बार ऐसा देखने आया है कि लो बर्थ वेट बेबी होता है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप आयुर्वेदिक अगर उसमें जाते हैं, थेरेपीज में जाते हैं, तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इवन जो क्या बोलते हैं आफ्टर कंसेप्शन जो प्रेगनेंसी आईवीएफ या इस तरह के एआरटी टेक्निक से कंटिन्यू होती हैं, तो उसमें फीमेल्स, चूंकि ऑब्वियसली आप कोई भी टेक्निक करिए ओवर स्टिमुलेशन हार्मोन का होता है। अच्छा, तो वैसे केसेस में क्या होता है, पेशेंट जो है उनको डेवलप होने की टेंडेंसी डेवलप होती है। मान लो हाइपरटेंशन डेवलप हो गया बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से, या थायराइड डेवलप हो गया, या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, तो ये जेस्टेशनल पीरियड में आपको इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर आप नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस के थ्रू अगर कंसेप्शन होता है तो ये सारे प्रोसेस या ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपके प्रेगनेंसी में देखने नहीं मिलते। तो मैम मेरे हिसाब से जो मुझे अभी तक समझ आ पाया कि मॉडर्न साइंस में हम मॉडर्न साइंस के हेल्प के थ्रू हम बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेशन करते हैं, बट वेयर एज इफ यू सी इन आयुर्वेदा इट इज़ प्योरिफिकेशन, यस, प्योरिफिकेशन, हीलिंग, या आपके बॉडी को रीस्टोर कर रहा है, रिजुविनेट कर रहा है। यस, तो आपके जो नेचुरल बॉडी फंक्शंस हैं, चाहे आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का जो भी नेचुरल फंक्शन है उसे रीस्टोर कर रहा है। Correct. आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहा है। एंड इवन आफ्टर यू डिलीवर ए बेबी, इवन आफ्टर यू रिमूव दैट सिस्ट और फाइब्रॉइड, आप ये देखिए कि आपका बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए भी तो रिपेयर हो रही है ना? हाँ, आपकी बॉडी का सिस्टम जो है वो रीस्टोर हो गया, वो फंक्शन अपना नॉर्मल तरीके से आप कर रहा है। तो अगर उसके बाद आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखते हैं, वॉट एवर इज एडवाइज टू यू अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, तो यस आप उस चीज को लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट ले सकते हैं। Maybe you can have your second child also after that, right? So मैम आपने काफी इस पूरे कॉन्वर्सेशन के थ्रू उत्तरवस्ती का नाम काफ़ी बार लिया, तो अगर लेमैन समझना चाहे कि हाउ इज़ दिस ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, और अगर हम इसकी बात करें इसकी कॉस्टिंग प्राइसिंग की भी, आई एम श्योर जो लोग ये देख रहे हैं दे वांट अ सोल्यूशन टू इट, तो ओवरऑल अगर आप इसका एक ब्रीफ दे पाए तो। अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो जैसे कि मान लो आपको कहीं चोट लगती है तो आप मेडिकेशन लेते हैं उसको हील करने के लिए, एंड यू अप्लाई सम मेडिकेशंस उस पर्टिकुलर जगह पे भी, ठीक है। तो जो आप ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले जाएगा, फिर उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, फिर वो लिवर में प्रोसेस होगा, देन वो इस पर्टिकुलर साइट पे जाएगा, ठीक है। तो उसका जो एफिकेसी है, मान लो आप 250 mg का कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है वो यहाँ पे जो मेडिसिन आ रही है उसका उतना कम आ रहा है, हाँ, ठीक है। हाँ. और आप जो लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, लोकल एप्लीकेशन का क्या हो रहा है, मैक्सिमम इफेक्ट आपके उस पर्टिकुलर स्पेस पे आ रहा है, वुंड पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलर थॉट प्रोसेस है उत्तरवस्ती का। अच्छा, ठीक है। आपको हम ओरल मेडिकेशन देते हैं तो ओरल मेडिकेशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर, लिवर से होकर वो तब वहां पे जा रहा है। उत्तरवस्ती के थ्रू हम डायरेक्टली मेडिसिन को
यूट्रस में इंस्टिल करते हैं, ठीक है। इट कुड बी ऑयल, इट कुड बी घी, इट कुड बी मेडिकेटेड घी, नॉट नॉर्मल घी, राइट। इट कुड बी क्वाथ, डिपेंड अपॉन कि कैसी कंडीशन है, क्या हमको ट्रीट क्या करना है। उत्तरवस्त्री के थ्रू आप ट्यूबल ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी, ठीक है। मतलब ट्यूब ब्लॉक क्या होता है, दोनों ब्लॉक्स जो फैलोपियन ट्यूब है वो आपस में चिपक जाती हैं या उसके बीच में बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, इन लेमन लैंग्वेज में समझो कचरा जमा हो जाता है। तो आप उत्तरवस्त्री में डायरेक्ट जब यूट्रस में मेडिसिन देते हैं वो उसको साथ में लेके उस एडेशन को क्लियर कर देता है, जो यूट्रस की इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस कर देता है, उसे हील कर देता है। आप कुछ भी मेडिकेशन जब उसमें डाल रहे हैं तो वहाँ की ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, अगेन ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उसका जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो फास्ट हो, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम जैसे केसेस होते हैं ना, एंड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, पता ही नहीं है क्या कॉज है, बट बहुत बार ये सब चीज ट्राई किया, देन योर लास्ट ऑप्शन इज IVF। नो, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले केसेस में भी उत्तरवस्ती बहुत अच्छा फंक्शन करता है, ठीक है। लो AMH का केस है, अब AMH कम है, ओवेरियन रिजर्व ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें उत्तरवस्ती के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर हम रिजर्व को ही प्योरीफाई कर दें तो थ्रू बीज शुद्धि, है ना, तो जब रिजर्व ही प्योरीफाई हो जाएगा तो उससे जो भी मंथली साइकिल में एक रिलीज होगा वो बिल्कुल हेल्दी रिलीज होगा, ठीक है। तो उत्तरवस्ती के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स है। थिन एंडोमेट्रियम है, अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली हो रही है तो जब एम्बेडेशन या इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो उसे होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो बार बार अबॉर्ट हो जा रहा है, वैसे केसेस में, या रिपीटेड अबॉर्शन वाले केसेस में। तो ये सारे केसेस में उत्तरवस्ती का बहुत अच्छा फंक्शन है। अमेजिंग। डायरेक्टली हम डाल रहे हैं मेडिसिन उसमें, तो उसके फंक्शन अच्छे हैं। कॉस्ट प्राइस की अगर आप बात करें इसमें तो ऑब्वियसली इसमें भी हमें पहले प्री प्रोसीजर करना पड़ता है, फिर हमें वो दोष को भी कंट्रोल करना पड़ता है जो दोष बढ़े हुए हैं, तो पंचकर्म थेरेपी भी इसमें इंक्लूडेड है, साथ ही साथ उत्तरवस्ती है। तो अराउंड 30,000 या 35,000 पर साइकिल, ओके, ठीक है। और मैक्सिमम आई थिंक 3 साइकिल इज इनफ। तो प्रॉपर हीलिंग, प्रॉपर हीलिंग, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरे हिसाब से तो 3 साइकिल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एक्सपीरियंस प्रूवन टेस्टिमनीज के थ्रू यू हैव सीन द बेस्ट रिजल्ट्स इन 3 months। 3 months में, हाँ 3 months में मैंने बहुत, अगर पेशेंट डाइट और लाइफस्टाइल जो भी एडवाइस किया गया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, हम जो मेडिसिन दे रहे हैं जैसा उसको बता रहे हैं, अगर वो बहुत गंदा टेस्ट है बोल के ना खा के उसे खाते हैं, या उत्तरवस्ती की थेरेपी में जैसा जैसा उनको एडवाइस किया गया वैसा वैसा करते हैं, तो येस मिनिमम 3 months में उनको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। If the viewers watching us today wants to meet you, which locality are you in? You can just tell the audience. हाँ, एक्चुअली मैंने तो फिलहाल, इसके पहले जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं किसी और संस्था के साथ जुड़ के कर रही थी, बट रिसेंटली ही मैंने अपनी खुद की क्लिनिक ओपन की है साउथ दिल्ली में, अर्जनगढ़ आया नगर में, वहाँ पे मेरी खुद की क्लिनिक है। मेरे कुछ हॉस्पिटल्स में टाई अप भी हैं, और गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो मेरे नाम से मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे भी देखेंगे तो भी मेरे नाम से पेज है, अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो मेरे नाम से भी है और मेरे क्लिनिक के नाम से भी है, आयुर्ब्लेस्ड क्लिनिक, राइट। तो आप चेक करेंगे तो उस पर भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी पेज है इसका, तो यूट्यूब पे भी मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा वीडियोस। Nice, this is definitely a very good initiative from your side. Actually मेरा मेन एम अवेयरनेस का है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और आपको एक नेचुरल कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपकी बॉडी को हील कर रहा है, तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और चूंकि लोगों को पता नहीं है तो इसीलिए मैं अपने डिफरेंट मीडियम से ट्राई कर रही हूँ कि लोग अवेयर हों इस चीज़ के लिए। आई एम वेरी श्योर कि आई होप थ्रू दिस पॉडकास्ट लॉट ऑफ पीपल गेट टू नो अबाउट दैट, और मुझे खुद एज एन इंडिविजुअल इतनी चीज़ें पता लगी जो शायद मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तो आई रियली होप कि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और they reach out to you and you bless them with a beautiful life ahead. So thank you for coming to the show, ma'am, and I'm so honored to have you. Thank you so much. So guys, if you are dealing or you know any friends and family जो ऐसे situations के through गुजर रहे हैं, and if you want to know more about better reproductive health, this podcast is for you, as we had our specialist Dr. Mukta with us. So this was our episode for today. Thanks for watching, and subscribe to our channel and follow us on Instagram for more interesting episodes. Thank you.